गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 5 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने जानकारी प्राप्त की हमारे पाचन तंत्र के बारे में और साथ ही साथ हमने उस क्रिया विधि को जाना कि कैसे मुख से ग्रहण किया हुआ भोजन हमारे शरीर में पचता है। और बच्चों, हमने जाना था खून की कमी यानी एनीमिया के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना शरीर में पनपने वाले और गंदगी या जो हम साफ सफाई नहीं रखते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचने वाले कृमि के अंडों के बारे में, जिसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और इसके बचाव के लिए दी जाने वाली दवाई यानी एल्बेंडाजोल के बारे में भी हमने जाना था। तो प्यारे बच्चों, जब हमने इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं तो क्यों ना पाठ को आगे बढ़ाया जाए और थोड़ी जानकारी प्राप्त की जाए। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि कृमि नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कृमि का नियंत्रण करना ही क्यों है, और अगर हम ये करते हैं यानी कृमि नियंत्रण के कार्य करते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनके बारे में भी आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, जानते हैं कृमि नियंत्रण के लाभ, यानी वो कौन कौन से लाभ होंगे जो हम अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कृमि का नियंत्रण करना है, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, कृमि नियंत्रण के लाभ। देखो बच्चों, कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, क्योंकि बच्चों अगर हमारे शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में होगा, हमारा सही विकास होगा, तो जाहिर सी बात है ना, हमारा शारीरिक और मानसिक जो शक्ति होगी वो भी विकसित होती रहेगी। और देखो, बालक कम बीमार पड़ते हैं, यानी जब ये कीड़े हमारे पेट में होंगे ही नहीं तो हम बीमार भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ देखो, जब बच्चे बीमार नहीं होंगे तो उनका पढ़ाई में भी मन लगता है, क्योंकि जब हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा ही नहीं है तो हम हमारे हर कार्य को बड़ी रुचि के साथ करेंगे। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि मीरा बीमार थी और वो अच्छे ढंग से पढ़ भी नहीं पा रही थी, तो इसीलिए कहा गया ना, अगर हम कृमि नियंत्रण पर ध्यान देंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। और साथ ही साथ देखो, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता भी मिलती है, यानी बच्चे स्वस्थ होंगे तो उनका सर्वांगीण विकास, शारीरिक मानसिक हर तरह का विकास जरूर होगा, और उनके जो विकास है वो उसकी गति भी कैसी होगी, तेज होगी। तो बच्चों, हमने ये तो जाना कि कृमि नियंत्रण के लाभ कितने सारे हैं, परंतु ये होगा कैसे, कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक प्यारे से बच्चे को और उसके साफ सुथरे शौचालय को। यानी बच्चों, ये बच्चा हमें क्या कह रहा है कि आपका शौचालय कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो चलो, और कौन सी बात है। देखो, शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। और यहाँ पर ये बच्चा संदेश दे रहा है कि भाई तुम मेरी तरह हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ के धोना। और कब कब धोना, शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले। बच्चों, क्यों धोना चाहिए, क्योंकि जो छिपी हुई गंदगी या अशुद्धियां हैं वो हमें हमारे हाथों पे रह जाती हैं, और जब हम उन्हीं हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो गंदगी कहाँ चली जाएगी, हमारे पेट में। इसीलिए कहा गया है कि शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। तो चलो, और आगे क्या करना है, हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल साफ और शुद्ध पानी का ही पीने में उपयोग करना चाहिए। और यहाँ तक कि फलों और सब्जियों को धोने के लिए भी साफ और शुद्ध पानी का उपयोग करना है। और साथ साथ देखो बच्चों, सब्जियों एवं फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। और इस बात को तो हम पहले ही जान चुके हैं, और इसके बाद में और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उन्हें भी देखें। तो देखो, हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए, क्योंकि बड़े हुए जो नाखून होते हैं उनमें गंदगी और मैल जमा हो जाता है, और जिसके कारण कई सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। तो हमेशा नाखूनों को छोटे काट करके और साफ रखना चाहिए। पर प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें
नेल कटर का उपयोग करते समय बड़ों की सहायता लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नाखून काटते समय खुद को चोट लगा लें। इसीलिए हमें नाखून किससे कटवाने चाहिए? हमारे बड़ों से। और साथ ही साथ देखो बच्चों, जब ये पूरा काम हम ध्यान रखेंगे, यानी हम कृमि नियंत्रण के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा? कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। यानी अगर हम इन सब बातों को फॉलो करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कृमि नियंत्रण के लाभों के बारे में। तो चलो बच्चों, आज अब देखते हैं इस पर आधारित जो आसान से प्रश्न हैं उनको भी हल करते हैं। सोचिए और बताइए में। देखो बच्चों, बच्चे बीमार कब होते हैं? कब बीमार होंगे? जब हमने पीछे सीखी हुई जो बातें हैं उनको हम अनुसरण नहीं करेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, तो हम बीमार होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? साफ सफाई पर ध्यान न देने, सब्जियों व फलों को धोकर उपयोग न करने, सो जाने के बाद एवं खाना खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोने और पौष्टिक खाना नहीं मिलने के कारण बच्चे बीमार होते हैं। यानी ये वो कारण है बच्चों जिनके कारण हमारे पास बीमारियां आती हैं। और चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? यानी बच्चों, हमें यहाँ बताना है उन सब कारणों को जिनके कारण हमारा विकास रुक जाता है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? देखो, पेट में पनपने वाले कीड़ों से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। यानी पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? साफ सफाई पर। यानी हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जो अंडे हैं, यानी कृमि के अंडे हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, फिर पेट में हमारे कीड़े पनपेंगे, खून की कमी होगी, हम बीमार होंगे और हमारा शारीरिक विकास रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, पेट में पनपने वाले कीड़ों से बच्चों में खून की कमी होने के कारण वो बीमार हो जाते हैं और फिर उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? देखो बच्चों, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा हर काम में, खेलने में, पढ़ने में, प्रत्येक कार्य में हमारा मन लगेगा। और जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हमारा किसी भी कार्य को करने का मन नहीं होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जब बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लगता है क्या आपका? जब आप बीमार होते हो तो खेलने का भी मन नहीं करता, खाने का भी नहीं करता, किसी भी कार्य का मन नहीं होता है, तो पढ़ने का तो मन होता ही नहीं है ना? आगे देखो, कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? अगर बच्चों हम कृमि नियंत्रण के जो बचाव के तरीके हैं उनका अनुसरण करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगे उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कृमि नियंत्रण का ध्यान रखते हैं तो सबसे बड़ी बात, हमारा जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो तेज होगा, हमारा शरीर अच्छी वृद्धि करेगा, हम बीमार नहीं होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा प्रत्येक कार्य में अच्छे से मन लगेगा, जिसके कारण हम जल्दी ही विकास करेंगे। तो देखा आपने, प्राप्त ज्ञान के आधार पर हमने कितने सारे प्रश्नों को हल किया है। तो बच्चों, अब समय है कि खाने से पचने तक जो अध्याय है उससे अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो एक नज़र डालते हैं हमने सीखा पर। देखो बच्चों, हमने जाना कि भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। यानी हमने क्या समझा कि भोजन कैसे करना है? चबा चबा करके, छोटे छोटे कोर लेकर के भोजन को करना है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, हमने ये भी जाना पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। यानी पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, कौन कौन से, जैसे मुख हो, ग्रसिका हो, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर के खाए गए भोजन का पाचन करते हैं। यानी ये अंग कौन से हैं? हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। और देखो बच्चों, हमने क्या जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों हम एक ही पोषक तत्व को लिए जा रहे हैं, हमें हर सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे उचित मात्रा में हमारे भोजन में शामिल करने, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, दूध हो और सूखे मेवे हो, हर तरह के हो, अलग अलग मौसमी अनाज हो, इन सबको हमें उचित मात्रा में हमारे भोजन में शामिल करना है। तभी तो बनेगी हमारा जो डाइट होगा वो कैसा भोजन बनेगा? फिर संतुलित भोजन, और वो हमारा विकास करेगा। तो इसीलिए कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य
हफ्ते के लिए प्रत्येक समूह की जो चीज़ें होंगी उनको हमें हमारे भोजन में शामिल करना चाहिए। तो देखा बच्चों, आपने आज के इस अध्याय से हमने कितना सारा सीखा है। तो चलो बच्चों, अब समय है कि हमने क्या जाना क्या समझा उसको अब बताते हैं। तो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों, हमसे जो पहला प्रश्न किया है वो किया है एनीमिया के लक्षण बताइए। और आपको याद आ रहा होगा, जब हमने मीरा से मुलाकात की थी तो हमने उसमें कई सारे लक्षण देखे थे ना। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। तो ये वो सारे लक्षण कौन सी बीमारी के थे? एनीमिया के ही थे ना। तो हम यहाँ पर उन लक्षणों को आराम से लिख सकते हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। एनीमिया के रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं, यानी एनीमिया रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? देखो, कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, बार बार होठ सूखना, खाना अच्छा नहीं लगना और किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगना। इसके अलावा बच्चों हम कह सकते हैं श्वास लेने में तकलीफ होना, जल्दी थकावट हो जाना। ये सब वो कारण हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति को एनीमिया रोग हो चुका है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेंगे? और हमने जाना था कि एल्बेंडाजोल नामक टैबलेट या गोली वो गोली है जो कृमि नियंत्रण में हमारी सहायता करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्बेंडाजोल टैबलेट। लिख दिया ना हमने। कितनी जल्दी हमने इसका उत्तर लिखा, क्योंकि हमने ये सीखा है। अब चलो बच्चों अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? यानी बच्चों हमें इस प्रश्न में बताना है कि एनीमिया से ग्रसित रोगी या जो व्यक्ति जिसमें खून की कमी है उसे अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना है। तो हम यहाँ बताएंगे उन चीज़ों के नाम जिनमें आयरन ज़्यादा होगा, तभी तो खून की कमी दूर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, खून की कमी को दूर करने के लिए हमें टॉनिक के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। और टॉनिक बच्चों दवाई नहीं है, ये कुछ समय के लिए दिए जाते हैं, बल्कि जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो हमारे भोजन से होगा। और भोजन में हमें क्या क्या लेना है? देखो, अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर आदि में आयरन ज़्यादा होता है। इसीलिए इन सभी भोजन में इन सभी तत्वों को या इन पदार्थों को हम भोजन में शामिल करेंगे। और जब शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होगी तो हम अपने आप ही जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो हमने क्या जाना कि खून की कमी हो जाने पर भोजन में क्या क्या चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और देखो बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैंने ये पाचन तंत्र का चित्र बनाया है। इसे देख करके आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाचन तंत्र का प्यारा सा चित्र बनाएंगे। और जिसमें हमें देखो बच्चों यहाँ कहा है नामांकित, यानी उसके प्रत्येक अंग के हमें नाम भी लिखने हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने हर जो अंग हैं पाचन तंत्र के उनके नाम लिखे हैं। ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये चित्र बनाएंगे और प्रत्येक अंगों के नाम भी लिखेंगे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन को क्रमवार विस्तार से लिखिए। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने जाना था ना मुख से ग्रहण किया हुआ भोजन किन किन प्रतिक्रियाओं से या किन किन क्रिया विधि से गुजरता हुआ, किन किन अंगों से होता हुआ पच रहा है, उनके बारे में हमें यहाँ विस्तार से लिखना है। तो चलो हम कोशिश करते हैं। देखो, मुख में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। सबसे पहले दांतों में यानी मुख में गया भोजन दांतों द्वारा चबाया गया, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। और आमाशय व आंत में पाचक रस को द्वारा इसका भोजन का पाचन कर लिया जाता है। और जो अपचित भोजन होगा वो मलाशय में जाएगा। फिर जो मलाशय जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं, वहाँ कौन चला गया? अपचित भोजन। और फिर बच्चों वहाँ से मल द्वार के द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये वो प्रक्रिया है बच्चों जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो देखा बच्चों, आपने प्राप्त ज्ञान के आधार पे हमने कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों, अब समय है आज के अध्याय की शिक्षा का। तो हमारी शिक्षा है, पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया।
तो देखो बच्चों, जितनी हरी पत्तेदार सब्जी होती है उसमें आयरन ज़्यादा होता है, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, हरा धनिया हो, क्योंकि ये हरे होते हैं, पत्तेदार होते हैं ना, इसमें आयरन ज़्यादा होता है। और जब हमने आयरन ग्रहण कर लिया तो हम स्वस्थ होंगे और जो खून की कमी यानी एनीमिया रोग है वो हमसे दूर चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने कितनी अच्छी बातें सीखी हैं और हमने भोजन और भोजन से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाविधि है, चाहे भोजन के पचने की, चाहे कौन सा भोजन ग्रहण करना है उसके बारे में, और जो भोजन पर अच्छी तरह ध्यान नहीं देने के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में, इन सभी के बारे में आज के इस अध्याय से हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।